चलिए आज इससे आगे पढ़ेंगे हम जो हमने पिछला कर लिया था। ऑल राइट, सो लाइट वी हैव कवर्ड। लाइट में भी बताया था मैंने कि जो सनलाइट है वो हर जगह एक जैसी नहीं होती है ना, इक्वेटर पे ज्यादा होती है। इक्वेटर में भी जो रीजन्स हैं, अब इफ यू गो अबव फ्रॉम इक्वेटर और लोअर साइड ऑफ इक्वेटर यू फाइंड चेंज इन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ सनलाइट। अब सनलाइट हमारे लिए जरूरी है, प्लांट्स के लिए भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस वो उसी सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं। अब हर प्लांट को, हर जो वेजिटेशन में जितने भी हैं, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, श्रब्स हैं, सबको अलग अलग परसेंटेज में सनलाइट की जरूरत होती है। जैसे कि हर्ब्स और श्रब्स हैं जो बहुत सरफेस लेवल पे रहते हैं, जिनकी हाइट बहुत छोटी सी होती है, तो उनको सनलाइट की कम जरूरत पड़ती है। उसके ऊपर वाले जो प्लांट्स हैं उनको उससे ज्यादा पड़ती है। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि स्मॉल फॉरेस्ट जो प्लांट्स हैं, हर्ब्स एंड श्रब्स, दे आर अडेप्टेड टू फोटोसिंथेसिस ऑप्टिमली अंडर वेरी लो लाइट। मतलब थोड़ी सी भी लाइट होगी तो भी वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, है ना। क्योंकि इनका हैबिटेट ही ऐसा है, इनका जो नेचर है वो ये ऐसी ही है, उनकी जो नीड है वो वैसी ही है, तो वो कर लगते हैं। लेकिन जो ट्रीज हैं, बड़े बड़े ट्रीज हैं, उनको ज्यादा जरूरत पड़ती है और डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत पड़ती है। क्योंकि ये जो श्रब्स हैं ये तो फिर भी शेड में रह करके अपना काम कर लेते हैं, लेकिन ये इनको ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो डायरेक्ट सनलाइट इन पे आएगी तो ही ये अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे। इसलिए हर जगह ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। जबकि जो ग्रास है और ये है, ये हर जगह पे आप इसको देख सकते हो। ठीक है, फिर जो लाइट है वो किसके लिए भी जरूरी है। कुछ जो फ्लावरिंग है या प्लांट की और भी ग्रोथ है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस और फूड के अलावा भी, मतलब इनका एक पीरियोडिज्म होता है ना, कि कितनी सनलाइट आ रही है उसके हिसाब से कब फ्लावरिंग होनी चाहिए, कब सीडिंग होनी चाहिए, कब उसमें फ्रूट्स आएंगे, ये भी प्लांट्स का भी डिपेंड करता है। और जो बर्ड्स हैं और जो एनिमल्स भी हैं वो भी सनलाइट के हिसाब से, कि यदि सनलाइट कम हो रही, सीजन वाइज हम भी देखते हैं कि समर्स में स्ट्रेट सनलाइट होती है, तेज होती है, डेज बड़े होते हैं। और जैसे जैसे हम विंटर्स की तरफ चले जाते हैं तो सनलाइट का जो रेज का जो हीट है वो कम हो जाती है ना। कुछ कुछ रेज जो हैं वो कम आती है, तभी आप दिन भर भी यदि सनलाइट में रहें तो भी जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो उतना हार्म आपको नहीं करती हैं जितना कि आप समर्स में जाएं तो करेंगी। तो इस तरह से जो सीजन के हिसाब से या ड्यूरेशन ऑफ मंथ्स या डेज के हिसाब से जो सनलाइट में चेंज आता है, उसके हिसाब से जो एनिमल्स हैं और बर्ड्स ये माइग्रेट करने लग जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि भाई अब यहाँ पे ठंड बढ़ने वाली है या गर्मी बहुत होने वाली है, तो दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये इसमें लिखा हुआ है, मैनी एनिमल्स यूज diurnal and seasonal variations in light intensity and photo period for timing their foraging, reproductive and माइग्रेटिंग एक्टिविटीज, है ना। कब रिप्रोडक्शन कब करना है, कब, ये सब साइकिल इनको तो मंथ्स पता नहीं है, इनको तो मंडे ट्यूसडे जनवरी फरवरी, है ना, विंटर समर ये नहीं पता। बट सनलाइट के हिसाब से दे विल मैनेज कि इनको कब क्या करना है। तो ये पीरियोडिज्म जो है लाइट पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसको कहा है फोटो पीरियोडिज्म। और एक चीज और बताई थी कि ये जो विजिबल ये स्पेक्ट्रम है ये हमें दिखाई देता है बस, क्योंकि सन में जो है ना ऑल 7 लाइट्स हैं, अलग अलग इसको इसकी रेज होती हैं, अलग अलग इसकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो हर चीज हमारे लिए यूजफुल नहीं होती है। कुछ जो रेज हैं, कुछ जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमने अपने बाकी कामों के लिए यूज कर रही हुई है ना। जैसे एक्स रेज जो हैं वो हम अपने बॉडी के अंदर क्या हो रहा है इसके लिए हम यूज करते हैं, है ना। विजिबल लाइट, विजिबल जो स्पेक्ट्रम है इसको आप देख सकते हो। ये जो कलर हैं ये बनाए हुए नहीं है, ये इस सनलाइट में ही प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज
हम कहते हैं ना कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 7 कलर्स इज व्हाइट लाइट। तो इसको प्रिज्म से यदि आप देखेंगे तो यू कैन फाइंड ऑल द 7 कलर्स विच इज प्रेजेंट इन सनलाइट। तो इसीलिए इसको कहा है विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, उसके बाद में ये इंफ्रारेड है, ये भी यूज होता है हमारे इसमें डिटेक्शन में। कुछ कुछ इक्विपमेंट्स इस पे इस फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं। माइक्रोवेव्स हम यूज करते ही करते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये खाना पकाने के लिए हम यूज करते हैं। बेसिकली जो है इन वेव्स जब ये अंदर जाती हैं किसी भी फूड पार्टिकल में तो ये उसको पकाने का काम करती है, मतलब वो डिग्रेड हो जाता है ना, उसके मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं, पक जाती है चीजें। और फिर है रेडियो वेव्स जो कि हम यूज करते ही हैं अपने मोबाइल्स में और इन सब चीजों में, सैटेलाइट में भी यूज होती हैं। तो इस तरह से ये स्पेक्ट्रम है इसका। अब जो नेक्स्ट है वो है सॉइल। अब नेचर और प्रॉपर्टी ऑफ जो सॉइल है, हर जगह की जो मिट्टी है जो सॉइल है वो अलग अलग होती है ना, डिपेंडिंग किस पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर है, उसमें क्या मिनरल कंटेंट है ना, क्लाइमेट वहाँ का कैसा है। ठंडी जगहों की मिट्टी अलग तरह की होगी, जहाँ रेन बहुत होता है वहाँ की मिट्टी अलग तरह की होगी। ठीक है, तो वेदर प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, मिनरल कंपोजिशन क्या है, सेडिमेंटेशन क्या है, इन सब चीजों पे कोई भी सॉइल की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। और सॉइल की कैसी प्रॉपर्टी है उस पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे लिविंग क्रिएचर्स कौन से होंगे, प्लांटेशन वेजिटेशन किस तरह का होगा, है ना, ये सब चीजें सॉइल कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं। अब सॉइल में जैसे मैंने बताया कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन का मतलब है कि कितना कौन सा कितना पीएच है, कौन से मिनरल्स उसमें हैं, सलाइन है या ब्लैक कलर होता है। कई जगह आपने देखा होगा ब्लैक कलर की मिट्टी है, कई जगह ऑरेंजिश है, कई जगह येलोइश है ना। तो इस तरह से उसमें जो कंटेंट है वो उसका कलर बताते हैं, कंपोजिशन बताते हैं। ग्रेन साइज ऑल्सो मैटर, जो जो सैंड है वो बहुत ग्रैनुलर टाइप की होती है ना। सेडिमेंटेशन मतलब कि यदि वो पानी में मिल जाए तो वो क्या घुल जाती है पूरी तरह से, या सेडिमेंट बन जाता है नीचे जम जाती है ऊपर, या अब्जॉर्ब कर लेती है, या वाटर पूरा फ्लो करके बाहर चला जाता है। तो ये सारी चीजें उस सॉइल की प्रॉपर्टीज, उसमें क्या कंपोजिशन है, क्या ग्रेन साइज है, इन सब पे डिपेंड करता है, पीएच वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब in aquatic environment, the sediment characteristics determine the type of benthic animal। मैंने आपको बताया कि कोई भी सॉइल में कहीं की भी हो उसमें किस तरह का प्लांट होगा, किस तरह के वेजिटेशंस वहाँ होंगे और किस तरह के लिविंग क्रिएचर्स। कुछ चीजें तो हमें दिख जाती हैं, कुछ चीजें हमें नहीं भी दिखती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर सॉइल में होंगी। अब जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, एक्वेटिक मीन्स जहां पर पानी वाटर बॉडीज हैं, तो वाटर बॉडीज तो है ही है, लेकिन उसके बेस पे किस तरह की मिट्टी है उस पे जो है बेंथिक एनिमल्स जो है वो डिपेंड करते हैं। बेंथिक मतलब जो सरफेस पे एक्वेटिक रीजन के जो पानी की बॉडीज हैं उसके नीचे जो मिट्टी है उस पे वो किस तरह के एनिमल्स होंगे, ये भी उस सॉइल पे डिपेंड करता है पानी के अलावा। और पानी की प्रॉपर्टीज भी सॉइल पे डिपेंड करती है। मैंने अभी बताया था आपको कि किस तरह के सरफेस के ऊपर वो पानी बह रहा है, वो वहां से वो चीज उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ट्रांसफर होती है वाटर में भी। अब अभी हमने क्या पढ़ लिए, एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए बताइए जरा, कौन कौन से हमने पढ़ लिए फैक्टर्स? टेम्परेचर, सनलाइट, सॉइल। सनलाइट की जगह हम लाइट ही बोलेंगे, वैसे नेचुरल सोर्स सनलाइट ही है, सन ही है। हाँ आगे, और वाटर एंड सॉइल। वाटर, सॉइल अभी हमने पढ़ा ही पढ़ा। अब इस ये जो चीजें हैं इसका इफेक्ट जो है वो लिविंग क्रिएचर्स पे पड़ता है। अब लिविंग क्रिएचर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं, तो इसको बोला है रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, अब ये जो फैक्टर्स हैं, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि
जो वाटर बॉडीज हैं उस पे कौन से लिविंग बीइंग्स रहेंगे, जो सॉइल है उस पे कौन से क्रिएचर्स होंगे, ये कौन से प्लांट्स होंगे। तो ये सारे जो बायोटिक फैक्टर्स हैं ये एबायोटिक के हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, इसको क्या बोलते हैं हम, होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस का मतलब ये है कि बाहर एक एक होता है बॉडी के अंदर का टेम्परेचर, है ना, अंदर हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारी बहुत सारी क्रियाएं एक्टिविटीज अंदर भी चल रही हैं, बाहर हम कुछ कर रहे हैं लेकिन अंदर के सिस्टम भी अपना काम कर रहे हैं। तो उनको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करना भी एक बहुत बड़ी चीज है। और इसी वो भी एक रेगुलेशन है, अंदर भी एक रेगुलेशन जरूरी है, तभी आप रिस्पॉन्ड करोगे ना, आगे आप काम करोगे। तो जो इंटरनल चीजें हैं उनको एक बाहर कुछ भी हो रहा हो लेकिन अंदर एक नॉर्मल एनवायरनमेंट होगा तभी ऑर्गन्स वर्क करते हैं, चाहे वो हमारे हों, ह्यूमन बींग्स के हों, चाहे बर्ड्स के हों, चाहे प्लांट्स के हों, उन सब के अंदर लिविंग बींग है ना, सबके अंदर एक कांस्टेंट प्रोसेस चल रही है। लेकिन बाहर जरूरी नहीं है कि हमेशा फेवरेबल चीजें हों, लेकिन अनफेवरेबल में भी यदि अंदर की चीजें मेंटेन आप कर पा रहे हो, और करना जरूरी है फंक्शनिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो उसको कहते हैं होम्योस्टेटिस। डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन, अंदर बाहर कुछ भी हो रहा हो, अंदर एक कांस्टेंट एक एनवायरमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब आप उसको मेंटेन करने के लिए किस तरह से काम करोगे, किस तरह से रिस्पॉन्स करोगे, क्योंकि बाहर की चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। तो फर्स्ट जो चीज है वो है रेगुलेट, सेकंड है कंफॉर्म, थ्री है माइग्रेट, एंड फोर्थ है सस्पेंड। क्या क्या मतलब होता है इसका? रेगुलेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे कंडीशन बाहर है उसी के हिसाब से आपने अपने आप को, आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट करेगी उसको अडाप्टेशन के लिए, उस एनवायरनमेंट में अपने आप को रखने के लिए। रेगुलेशन जैसे कि आपका कॉमन एग्जाम्पल है फैन का रेगुलेटर, ठीक है। आपको जैसी नीड होती है आप क्या करते हो, उसकी स्पीड को कम ज्यादा कर लेते हो, है ना, करते हो। वॉल्यूम है, आप अपनी नीड के हिसाब से बढ़ा देते हो, कम कर देते हो, क्या चीजें हैं वो रेगुलेट करने के लिए। तो हमको अपने अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए क्या चीजें हम कर सकते हैं, और सारे एनिमल्स ये चारों चीजें नहीं कर पाते हैं। कुछ रेगुलेट करते हैं, कुछ कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने का क्या मतलब है कि जैसे अंदर जैसा बाहर चेंज हो रहा है वैसे के वैसे हम अंदर भी उसमें चेंजेस ले आए। कुछ लोग अंदर को कांस्टेंट रखते हैं, बाहर की चीजों के हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं ताकि अंदर वो चीज बैलेंस रहे, वो मेंटेन रहे। थर्ड है माइग्रेशन। माइग्रेशन का क्या मतलब है कि आप अडॉप्ट नहीं कर सकते वो चीजें, तो आप क्या करोगे, वहां से वहां चले जाओगे जहां वो आपके फेवरेबल चीजें हो जाए, तो उसको कहते हैं माइग्रेशन। फिर है सस्पेंड। सस्पेंड में मतलब ये है कि ना तो आप रेगुलेट कर पा रहे हो, ना ही आप कंफर्म कर पा रहे हो, मतलब ये है कि अंदर की चीजों को चेंज नहीं कर पा रहे हो बाहर के हिसाब से, ना आप माइग्रेट कर पा रहे हो, ना आप दूसरी जगह जा पा रहे हो। तो आप क्या करते हैं, सस्पेंड। कुछ चीजें, कुछ एनिमल्स, कुछ स्पीसीज सस्पेंड मतलब वो वहीं रह जाती हैं, अंदर किसी चीज ऐसी फेवरेबल एक जगह पे ठहर जाती है वहां पर। इसको कहते हैं होल्ड, या कहते हैं हाइबरनेशन, डीप स्लीप में चली जाती है। मतलब उनका उस समय कोई ग्रोथ, कोई डेवलपमेंट, कोई एक्टिविटी नहीं होती है, बस दे आर लिविंग। और जब वो कंडीशन खत्म हो जाती है ना, जब वो फैक्टर्स का इफेक्ट, एबायोटिक फैक्टर्स का इफेक्ट फेवरेबल हो जाता है, तब फिर वो अपने आप वापस आ जाती है। मतलब इसको कह सकते हैं समाधि में चली जाती है एक तरह से, उनको बाहर से कोई लेना देना नहीं, वो एक ही जगह, एक ही उस पे बस चिपक जाती हैं। आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम मैमल्स स्पेशली रेगुलेट करते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स से कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे जब वो अनफेवरेबल हो जाए। सो इट इज अ मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेटिस बाय फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल मीन्स। फिजियोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि आपके फंक्शन, आपकी एक्टिविटीज जो है वो उस हिसाब से आप करोगे कि आपका ये जो होम्योस्टेटिस है वो मेंटेन रहे।
आपके बिहेवियर में भी थोड़ा सा चेंज आ जाता है, उसको आप बैलेंस करोगे, ठीक है। इट इंश्योर्स कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, बताया कि कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होना बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोगों के लिए। यदि अंदर बढ़ जाएगा तो आपका जो सारा जो फंक्शनिंग इंटरनली चल रही है, इंक्लूडिंग ब्रीदिंग, है ना, डाइजेशन और भी बहुत सारी चीजें, पंपिंग ऑफ द ब्लड, है ना, ये सब चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें ये सब चीजों को रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, जिसको ऑस्मो रेगुलेशन भी हम कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन से क्या मतलब है कि हमारे अंदर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे अंदर एयर भी है, वाटर भी है। तो वाटर में सॉल्ट भी होता है ना। तो अब हमारे हर कैपिलरीज में, वेसल्स में, वेन्स में फ्लूइड है ना, ब्लड है, और बाकी जगह भी फ्लूइड है, जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, स्टमक में वाटर बॉडीज हैं, है ना, तो इंटेस्टाइन में है। तो ये जो है एक नेचुरल प्रेशर क्रिएट करती हैं, है ना, सॉल्ट और इन सब का। तो उसके अंदर और उसके बाहर एक प्रेशर का रेगुलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि प्रेशर इधर उधर हो गया तो क्या हो सकता है, फट सकती है ना, आपका पूरा लाइफ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन को भी बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो कब होगा, जब आपका टेम्परेचर सही होगा, ठीक है। तो ऑल बर्ड्स, मैमल्स एंड फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इंटरवर्टिब्रेट्स जो है वो रेगुलेट कर लेते हैं अपने आप को, इसीलिए वो एक ही जगह पे हर सीजन में आपको वो दिखाई देंगे। कुछ एनिमल्स आपको समर्स में नहीं दिखाई देंगे, कुछ विंटर्स में नहीं दिखाई देंगे, वो कहीं चले जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी डेथ हो गई, नो, वो कहीं पर जाकर के हाइबरनेट हो जाते हैं, डीप स्लीप में चले जाते हैं। जब चीजें फेवरेबल हो जाती हैं तो फिर एक्टिव हो जाते हैं। उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट उस समय नहीं हो रहा होता है, ठीक है। अब हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, भाई गर्मियां आएंगी तो क्या हो जाता है कि बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग, वाटर को बाहर निकालती है ताकि आपको थोड़ा सा कूलिंग हो, है ना। आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट फील करते हो, जैसे ही हवा चलने लगती है यू फील बेटर, तो आप क्या करते हो, हवा करने लग जाते हो, तो आप थोड़ा सा बेटर फील करते हो। लेकिन आपकी कोई प्रोसेस रुकती नहीं है, आपका ग्रोथ, डेवलपमेंट, वर्क सब चलता रहता है। थोड़ा सा आप अपने आप को मैनेज करते हो। ठंड वंड आ गई तो आप क्या करते हो, गर्म जगह पे अपने आप बॉडी को गर्म करोगे, थोड़ी सी शिवरिंग होती है ना, थोड़ा सा फ्रिक्शन होता है, बॉडी अपने आप को टेम्परेचर को थोड़ा सा मेंटेन करती है। जैसे ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को ऐसे 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 रब करते हैं, तो फ्रिक्शन से थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर हम अपने आप को मेंटेन करते हैं। थोड़े कपड़े हम उस तरह से पहनते हैं तो हम अपना काम चला लेते हैं कुछ, क्योंकि मैमल्स जो हैं, स्पेशली ह्यूमन, ये थोड़ा सा वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे हम जिंदा रह सकते हैं, अपने सारे काम भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, जनरल नॉलेज के हिसाब से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98. 98. हाँ 98.45, ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। तो ये है। अब इसमें ग्राफिकली इन्होंने एक ग्राफ के हिसाब से बताया है आपको समझाने के लिए, तो सभी को समझाने के लिए कि किस तरह से ये हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो ये एक्सटर्नल लेवल है, एक्सटर्नल मतलब आपकी बॉडी के बाहर का, ये इंटरनल लेवल है मतलब आपकी बॉडी के अंदर का, ठीक है। हमने फर्स्ट पढ़ा था रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अपने अंदर मेंटेन करते हैं। उसके लिए उनको जो थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइज करनी पड़े या जो थोड़ा सा बदलाव करना पड़ता है अपनी लाइफस्टाइल में या पहनने ओढ़ने में या बाकी चीजों में, वो कर लेते हैं। तो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर उनका मेंटेन रहता है। कुछ होते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स। पार्शियली मतलब क्या, धीरे धीरे तो वो थोड़ा कंफर्म की तरह अपने आप को एडजस्ट करते हुए चलते हैं, और फिर कहीं कुछ स्टेज पे जाकर के फिर वो अपने आप को उस स्टेज पर रेगुलेट कर लेते हैं। कन्फर्मर्स क्या होते हैं कि जैसे जैसे एक्सटर्नल लेवल चेंज हो रहा है ना, एक्सटर्नल लेवल चेंज हो रहा है का मतलब क्या है, कभी ठंड है, कभी बारिश है, कभी हाई टेम्परेचर, कभी लो टेम्परेचर, कभी ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो इसके हिसाब से दे मेंटेन देयर इंटरनल लेवल। तो इसलिए ये जो है स्ट्रेट लाइन इस ग्राफ में शो हो रही है, जैसे जैसे ये चेंज होगा वैसे वैसे प्रोपोर्शनलेटली इंटरनल लेवल भी चेंज होता रहेगा।
ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि 99% of animals and nearly all plants cannot maintain a constant internal environment, नहीं कर पाते हैं। और लेकिन जो लोग कर लेते हैं, they are in body temperature और osmotic concentration change with the surrounding conditions, तो वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं, उस हिसाब से उनको conformers कहा है। In aquatic animals, osmotic concentration of body fluids changes with that of the ambient osmotic concentration. उनका जो internal pressure है, internal जो salt का या जो salinity है उनके fluid में अंदर, वो और बाहर का वो मेंटेन कर लेते हैं उस चीज को एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है, क्योंकि वो वाटर बॉडीज में ही रहते हैं, इसलिए तो इंटरनल जो वाटर का, फ्लूइड का, सैलिनिटी का, सॉल्ट का जो प्रेशर है वो और वो बाहर का, ये मेंटेन करके चलते हैं। फिर हमने देखा था कि कन्फॉर्मर्स हमने देख लिया, रेगुलेशन देख लिया, माइग्रेशन। माइग्रेशन कौन से, कुछ एनिमल्स जो हैं स्पेशली बर्ड्स, ऐसे लार्ज एनिमल्स भी होते हैं लेकिन बर्ड्स का एग्जांपल्स यहाँ पे दिया है कि दे मूव अवे टेम्पररीली फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटेट, क्योंकि उनको सराउंडिंग से, टेम्परेचर से, लाइट से पता चल जाता है कि अब आगे आने वाला समय जो है वो कैसा आने वाला है, वो अनबियरेबल होगा उनके लिए, वो उसमें सरवाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करते हैं, अपनी जगह से छोड़कर दूसरी जगहों पे चले जाते हैं, चाहे वो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स हो, दे विल फ्लाई, है ना, कॉन्स्टेंटली वो फ्लाई करके और उन रीजन्स में चले जाते हैं जहाँ का टेम्परेचर उनके लिए फेवरेबल हो और स्ट्रेसफुल ना हो, जहाँ वो ग्रो कर सकें, जहाँ उनका डेवलपमेंट हो। एग्जाम्पल है केवला देव नेशनल पार्क, ये केवला देव है, DEV, है ना, KEOLADEV, केवला देव नेशनल पार्क है भरतपुर राजस्थान में। वहां पर साइबेरियन बर्ड्स बहुत सारी आती हैं, आई हैव सीन दैट प्लेस। तो वहां पर ये बर्ड्स जो है वो ग्रो करती हैं अच्छी तरह से, रिप्रोडक्शन होता है, इनकी ब्रीडिंग होती है, और फिर कुछ महीनों के बाद में जो है ये वापस अपनी जगहों पे, जब यहाँ पे समर्स आने लग जाता है तो वो वहाँ पे माइग्रेट कर जाती, माइग्रेट नहीं, सॉरी, अपने ओरिजिनल प्लेस पे चली जाती है। साइबेरियन वैसे ही पूरा आइस कवर्ड एरिया है रशिया के ऊपर, तो ये नॉर्दर्न रीजन में बहुत ही कोल्ड हो जाता है उस समय विंटर्स में, तो ये यहाँ आ जाती है, उसके बाद में फिर वो फेवरेबल होने के बाद वहां से अपने ओरिजिनल प्लेस पे चली जाती है। इकोसिस्टम में फिर हम पढ़ेंगे जो लास्ट फैक्टर है सस्पेंडेशन का क्या मतलब है, हाइबरनेशन, डीप स्लीप में चले जाते हैं कुछ, जैसे बियर्स का हमने पढ़ा है, कुछ रेप्टाइल्स होते हैं वो चले जाते हैं, स्नेल्स हैं, ये कहीं तो भी जाके चिपक जाते हैं, उसके बाद में वो मूवमेंट ही नहीं करते जब तक कि बाहर का एनवायरनमेंट फेवरेबल ना हो जाए, ठीक है। हाइबरनेशन जो है ये बियर्स के लिए या जो लैंड पे रहने वाले एनिमल्स हैं उनके लिए यूज किया गया है, और ये एस्टिवेशन जो है वो स्नेल्स के लिए, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए यूज किया गया है। डायापॉज मतलब क्या हो गया कि स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट ऑफ मैनी जू प्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन्स जो होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वाटर बेड पे होते हैं, नीचे जो जमीन होती है ना वाटर बॉडीज के नीचे, पॉन्ड्स में, लेक्स में, है ना, सीज में, उसमें रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो भी एक पॉज ले लेते हैं जब उनको लगता है कि नो दिस इज नॉट फेवरेबल फॉर अस, तो वो अपने डीप स्लीप में चले जाते हैं। अडाप्टेशंस क्या क्या चीज होती है, अडाप्टेशन का क्या मतलब होता है कि हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लें, हम उस चीज को अपने अंदर रख लें और हम एक्सेप्ट करके और फिर आगे बढ़ जाएं, है ना। तो adaptation is the morphological, physiological and behavioral attribute that enables an organism to survive and reproduce in its habitat। मतलब क्या हुआ, एडाप्टेशन का क्या मतलब है कि मॉर्फोलॉजिकल का क्या मतलब है कि क्या स्ट्रक्चर है, क्या फॉर्म है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फिजियोलॉजिकल मतलब आपकी जो फंक्शनैलिटी है ना, एक्टिविटी है, आप किस तरह से काम करते हो, और बिहेवियरल मतलब आपका बिहेवियर,
बिहेवियर कैसा होगा, आप कैसे उसको रिस्पॉन्ड करोगे। तो दैट इनेबल्स, ये सारी चीजें जो हैं वो सरवाइव करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए ये सब जरूरी होती है। तो हम उस चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं कि हाँ चलो ये चीज है, कोई बात नहीं, विल एक्सेप्ट एंड विल ग्रो अकॉर्डिंगली, विल वर्क अकॉर्डिंगली, है ना। हम अपना बिहेव थोड़ा चेंज कर लेंगे, हम अपना फॉर्म चेंज कर लेंगे थोड़ा बहुत, है ना, थोड़ा सा हमारी जो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, किस हिसाब से, इकोसिस्टम जिसमें हम रह रहे हैं, एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो दैट इज द अडेप्टेशन। Many adaptations have evolved over a long evolutionary time and are genetically fixed. ये धीरे धीरे हुआ है। देखो हमने भी इवॉल्व किया है ना, हम ऐसे ही नहीं थे आज से कुछ मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, कहीं से कुछ एक लिविंग लाइफ आई, वाटर में कहते हैं कि आई, धीरे धीरे उसने इवॉल्व किया, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए, फिर फिश आई, उसके बाद में फिर पता नहीं धीरे धीरे लैंड पे एम्फीबियंस आए जो वाटर पे भी रह सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं। फिर लैंड का कल्चर शुरू हुआ, वहां लाइफ डेवलप हुई, पहले रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल से धीरे धीरे चेंज करके, पहले हमने सुना है ना कौन थे बहुत बड़े बड़े जिसको कहते हैं डायनासोर्स, अलग अलग तरह के थे, बहुत मतलब सो ह्यूज एंड मतलब बहुत कहते हैं फ्लाई भी कर सकते थे, है ना, अलग अलग जगह के अलग अलग इकोसिस्टम के हिसाब से, अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से। और धीरे धीरे फिर बाकी के एनिमल्स हुए, फिर हमें बोला जाता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो कौन है, मंकीज है, मंकीज से चिंपैंजीज हैं, है ना, या गोरिल्लाज हैं, ये धीरे धीरे इवॉल्व होते गए, है ना। फिर हमने 4 पैर से 2 पैर, उसके बाद में फिर आप कभी हिस्ट्री पढ़ो, एम्फीबियंस और बहुत सारी चीजें आपको, सेपियंस, ह्यूमन भी एक तरह का नहीं था, बहुत तरह के थे, पर जो सरवाइव कर पाया, है ना, वो आगे बढ़ गया। तो हम भी एक ब्रीड हैं किसी के, ठीक है। हमने क्यों क्यों हम बढ़ते चले गए आगे और बाकी लोग नहीं करे, क्योंकि अडाप्टेशन, हमने कुछ चीजें अडाप्ट कर ली, हमने अपने आप को उस हिसाब से चेंज कर लिया, अपना फॉर्म में चेंज, हमारा स्ट्रक्चर में चेंज, है ना, हमारी फंक्शनिंग में चेंज, हमारे बिहेवियर में चेंज आने लगा। जैसे कि आप ये देखो, जैसे पोलर बियर है, हमारे यहाँ बियर जो होते हैं, हम जंगलों में होते हैं, वो अलग तरह के होंगे, लेकिन जो पोलर बियर्स हैं जो सी में, साइबेरिया में या नॉर्थ पोल में रहते हैं, वो अलग तरह के होते हैं, वो बहुत ह्यूज होंगे और साथ साथ में उनके बहुत चारों तरफ बहुत बाल और गर्म रखने के लिए उस तरह के होंगे। डक्स हैं, देखो यहाँ पे इन्होंने पैर बताए हैं कि वो तैर सकते हैं, है ना, थोड़ा सा उड़ भी लेती हैं, थोड़ा सा तैर भी लेती हैं। ये जो रेप्टाइल्स हैं, कुछ आपने देखा होगा, लिजर्ड्स जो होते हैं वो कलर चेंज कर लेते हैं जहाँ पे वो रहते हैं, है ना, सर्वाइवल, है ना, वो उनको जीना है ना, तो अपने जो प्रेडेटर्स हैं उनसे बचने के लिए, तो ये इवोल्यूशन ही है। कैक्टस, ये कैक्टस जो है इसको बहुत कम पानी चाहिए, तो कहाँ रहेगा, डेजर्ट में रहेगा, डेजर्ट के प्लांट्स अलग होंगे, प्रेयरीज के अलग होंगे, जो वेटलैंड्स हैं जहाँ बहुत बारिश होती है वहां के प्लांटेशन और वेजिटेशन वो अलग होंगे। अब ये देखो कैमल, ये कैमल जो है वो कोल्ड डेजर्ट का है, ठीक है, दो इसके ये हैं, इसके बहुत सा बाल होते हैं सो दैट कि ये गर्म रह सके, है ना। और जो हमारे जो हॉट डेजर्ट्स हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा जाता है, वहाँ सिंगल उसके होते हैं और उनमें बहुत बाल वाल नहीं होते। तो इस तरह से मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल जो चेंज है, ये अडेप्टेशन यदि आप कर लेती है कोई स्पीसीज, तो वो सरवाइव कर सकेगी। एक और इसका एग्जाम्पल है अडेप्टेशन कंगारू रेट्स का। कंगारू रेट्स कहाँ होते हैं, ये भी डेजर्ट में होते हैं। अब वहां पर फिर डेजर्ट का मतलब है लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ वेजिटेशन, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन भी होती है, क्योंकि सरफेस लेवल पे है इसलिए ऑक्सीजन तो क्योंकि एयर फ्लो करती है तो मिल जाती है, लेकिन वाटर स्कैरसिटी और वाटर नहीं है, लैंड वैसी है तो वेजिटेशन भी नहीं होता है। लेकिन तो वहां पर जो ये रैट है, कंगारू रैट इसको बोलते हैं, क्योंकि ये इसका जो जो भी ये फूड लेता है, उसका उस फूड से ही ये अपने जरूरत के हिसाब से ऑक्सीडेशन करके
उसका जो फैट कंटेंट है उससे वो बाय प्रोडक्ट की तरह, मतलब मेन प्रोडक्ट नहीं है लेकिन अंदर ऑक्सीडेशन हो गया तो एक बाय प्रोडक्ट बन गया। इसके साथ और भी बने प्रोडक्ट्स बनेंगे क्योंकि आपने कुछ खाया है, आपको कुछ एनर्जी भी चाहिए, कुछ और भी चाहिए, लेकिन एक जो छोटा प्रोडक्ट है वो वाटर भी बना लेता है जो इसको जरूरत है वहां सरवाइव करने के लिए। और इसका जो यूरिन है बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, एबिलिटी टू कंसेंट्रेट यूरिन so that minimal volume of water is used to remove as a excretory product। बहुत ही थोड़ा सा यूरिनेशन का होगा और मैक्सिमम वाटर ये रिटेन कर लेगा अंदर ही। अब डेजर्ट प्लांट में इन्होंने बताया है, देखो अब जो डेजर्ट प्लांट है उसका एक चीज हमें पता है कि बहुत थिक होते हैं और इसमें बहुत पाइंस होते हैं ना, थिक क्यूटिकल होता है, जो आउटर सरफेस है ये थिक होता है सो दैट कि जो वाटर कंटेंट है ये अंदर के अंदर वो रिटेन रहे, है ना, बहुत ज्यादा इवेपोरेशन उसका ना हो जाए। तो इसका जो स्टोमेटा है ये मिनिमम लॉस ऑफ वाटर हो थ्रू ट्रांसपीरेशन, मतलब अंदर है पानी तो ऑब्वियसली बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या होगा, बाहर इवेपोरेट हो जाता है पानी, लेकिन इतना थिक क्यूटिकल होता है कि ये मैक्सिमम वाटर रिटेन करके रख सके। और इसको बहुत ज्यादा ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए बहुत पानी की जरूरत नहीं होती है, थोड़े से पानी में भी ये सरवाइव कर लेता है। ये जो इसके जो यहाँ पे पॉइंट्स ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे इसके पाइंस है ना, कांटे हैं यहाँ पे, यही एक तरह से लीव का वो है, एक तरह से कह लो आप, है ना, क्योंकि यहाँ एज सच कोई लीव नहीं है और ये लीव्स नहीं होती हैं, ये एक तरह से स्टेम है इसका। तो ये इसी तरह से ये फोटोसिंथेसिस करके और अपने स्टोमेटा का को क्लोज करके रखते हैं ताकि हाँ ये कैम फोटोसिंथेसिस एक और चीज है। ये फोटोसिंथेसिस कब करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते लेते हैं लाइट को, लेकिन नाइट में इनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है क्योंकि ये नहीं चाहते कि दिन में इनका पानी जो है वो वेस्ट हो, क्योंकि ज्यादा वेस्ट होगा ना, लाइट ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसलिए ये सारी जो ये इनकी काम है ना, ग्रो करने के लिए जो इनका फूड प्रिपरेशन है वो नाइट में होता है। अच्छा, इनकी लीव्स नहीं होती है मैंने आपको बताया, तो दिस इज डन बाय द स्टेम्स ओनली। ठीक है, बहुत थिक क्यूटिकल होता है, बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से कहाँ पे क्या अडेप्टेशन का क्या मतलब है और क्या हम समझते हैं कहाँ पे कौन सा प्लांट या एनिमल क्या अडेप्ट करके अपने आप को सरवाइव कर पा रहा है। हाई एल्टीट्यूड्स में इन्होंने एग्जाम्पल ही दिया है कि हाई एल्टीट्यूड्स में आप चले जाते हो, आपको क्या चाहिए सर्वाइवल के लिए, पानी चाहिए, एयर चाहिए, है ना, एयर में भी ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, प्लांटेशन से आएगी, लेकिन यदि आप बहुत हाई एल्टीट्यूड पे चले जाओ तो वहां पर भी प्लांटेशन नहीं है, प्लांटेशन नहीं है तो क्या है, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन यदि कम हो जाएगा ब्लड में तो क्या हो जाएगा, आपका आपका एनर्जी सोर्स ही आपके पास नहीं है तो आपको जल्दी थकान आएगी, और यदि फिर भी आप काम कर रहे हो अडेप्टेबिलिटी के बिना तो आप क्या होगा, आपको चक्कर आने लगेंगे, है ना, हार्ट पल्पिटेशन होने लग जाएगा, थक जाओगे बहुत ज्यादा। तो इसलिए हाई एल्टीट्यूड्स पे यदि आप बहुत ज्यादा उसके लिए एक्सपोज नहीं हो, बहुत ज्यादा हैबिचुअल नहीं हो, तो क्या होने लगेगा, आप यू फील सिक एंड आप को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, नोजिया हो सकता है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, थकान हो सकती है। तो इसीलिए आपने सुना भी होगा जो लोग ले हुए कभी गए हों, तो कहा जाता है कि आप बाय रोड जाएंगे तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि आप फ्लाइट से डायरेक्ट चले गए उस जगह पे और जाते ही आपने सोचा चलो यहाँ चल लेते हैं, वहां चल लेते हैं, और आपने पैदल खूब वॉक कर ली, तो यू मे फील सम फैटिग और हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, नोजिया की फीलिंग आपको आ सकती है, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए वहां पे ये एडवाइस किया जाता है कि इफ यू आर गोइंग बाय रोड सो इट्स ओके फाइन, बट इफ यू आर गोइंग डायरेक्ट, मतलब आप 1 घंटे में दिल्ली में हो और अनदर 1 आवर में या 2 आवर्स में आप लेह में हो, तो एकदम से एक्टिविटी आप शुरू ना करें,
जस्ट बी देयर फॉर अ वाइल, आप थोड़ा रेस्ट करें, रिलैक्स करें और उसके हैबिचुअल हो जाए थोड़ा टाइम, नेक्स्ट डे यू कैन मूव, वो भी थोड़ा ध्यान से, अदरवाइज यू मे फेस सम प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको उसको पहले अडाप्ट करना पड़ेगा, उस इकोसिस्टम को, उस सराउंडिंग को, देन ओनली यू कैन मूव। ठीक है, अब बायोटिक फैक्टर्स हैं, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कितना है ये। पॉपुलेशन हम कल कर लेंगे, थोड़ा सा बस देख लेते हैं कि बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या चीजें हैं। बायोटिक फैक्टर्स में सारे लिविंग बींग्स आ जाएंगे, इंक्लूडिंग प्लांट्स, इंक्लूडिंग एनिमल्स, इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स, किसी भी फॉर्म के एलिमेंट हो, बर्ड्स हो, इंसेक्ट्स हो, छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो और ह्यूमन बीइंग, सारे ही बायोटिक फैक्टर्स जो हैं दे आर लिविंग एंड वंस लिविंग कंपोनेंट ऑफ अ इकोसिस्टम। मतलब ये है कि जो उसकी डेब्रीज हैं, जो उसके डेथ होने के बाद में जो भी चीजें रिमेन्स हैं उसके, वो भी बायोटिक कंपोनेंट में ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ चीजें बायोटिक कंपोनेंट की रहती हैं। तभी तो कहते हैं ना कि कितने भी सालों पुरानी कोई भी चीज हो, आप उसकी एज बता सकते हो, आप उसको क्रिएट मतलब कर सकते हो कि ये किस तरह का रहा होगा, आप उसका डीएनए से आप बहुत सारी चीजें उसके बारे में जान सकते हो। तो क्योंकि उसमें कुछ जो चीजें हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो रहती हैं, है ना। जैसे बोन है, यदि किसी का बोन मिल जाए तो आप उसकी एजिंग बता सकते हो कि ये कितने साल पहले रहा होगा, तो इसलिए वो बायोटिक फैक्टर में हम उसको इंक्लूड करते हैं। And this also include the role of living organism play within the ecosystem। इकोसिस्टम में वो किस तरह के रोल प्ले करते हैं ये भी हम जो है उसमें जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्रेडेटर्स, प्रे, मतलब क्या रहे होंगे वो। प्रोड्यूसर्स का क्या मतलब है कि जो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, जिन पे बाकी के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं, मतलब उनको अपने सर्वाइवल के लिए किसी और लिविंग बीइंग की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन जो बाकी के लिविंग बीइंग्स हैं उनको उनकी जरूरत है, उसके बिना वो नहीं चलेंगे। तो इसलिए उनको कहा गया प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करते हैं। कंज्यूमर्स, कंज्यूमर मतलब जो उनको कंज्यूम करते हैं, जो उनको यूज करते हैं। मतलब कंज्यूमर्स के लिए क्या जरूरी है, प्रोड्यूसर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेस क्या हो गया बायोटिक का, प्रोड्यूसर्स, उस पे ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अब जो कंज्यूम जिसने किया है उस कंज्यूमर को कोई और कंज्यूम करेगा, अब वो लिविंग बीइंग को कोई और कंज्यूम करेगा, कोई और उसको खाएगा, उसको प्रेडेटर्स कहा गया, प्रे कहा गया। मतलब सारा इकोसिस्टम जो है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। पॉपुलेशन हम आज करें या कल करें? कल कीजिए मैम। कल करते हैं, है ना। तो दो चार क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आप उसका आंसर बता दीजिए। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत डिटेल में यदि आप नोट्स नहीं बना पाते कोई बात नहीं है, मेन मेन पॉइंट्स आप कहीं पे भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं।